क्या कभी आपने सोचा है कि जो चीज़ें हमें मामूली लगती हैं उनमें भी कोई बड़ा राज छुपा हो सकता है। मैं हूँ साक्षी मल्होत्रा, दिल्ली के शक्ति नगर में रहती हूँ। दौलत राम कॉलेज में पढ़ती हूँ, BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री ऑनर्स। ये कहानी मेरी है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आपसे भी जुड़ती है। ये उस वक्त की बात है जब गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने नानी के गांव गई थी, खजानपुरी। नाम सुनकर हंसी आ सकती है, पर जो मैंने वहां देखा ना, उसने मेरी सोच ही बदल दी। दिल्ली की गर्मी, ऊपर से पंखा भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। मैं अपने कमरे में बैठकर इतिहास की किताब पढ़ रही थी। तभी मम्मी की आवाज़ आई, साक्षी, नानी की चिट्ठी आई है, छुट्टियों में बुलाया है। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। गांव की यादें वैसे भी कुछ खास होती हैं ना। बस की खिड़की से आती हवा, खेतों की हरियाली, कहीं कहीं बैलगाड़ी, और मैं अपने हेडफोन में कोई पुराना गाना सुन रही थी। नानी हमेशा कहती थी, इस गांव की मिट्टी में कुछ राज छुपा है। तब लगता था वो मजाक कर रही है, पर शायद नहीं। गांव में पैर रखते ही कुछ अलग सा महसूस हुआ। पुराने घर, मिट्टी की खुशबू, वो पुराना कुआं, और नानी का वही गले लगाना, जैसे सारी थकान उतर गई हो। सुबह जल्दी उठ गई थी, शायद शहर से दूर होने का असर था। मैं अकेली खेतों की तरफ निकल गई और यूं ही रास्ता बदलते बदलते एक पुराने मोड़ पर पहुंच गए। वहां एक पत्थर दिखा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा चमक रहा था, लेकिन न जाने क्यों मैं रुक गई। मैंने झुककर उसे उठाया और मिट्टी थोड़ा हटाई। नीचे से हल्की सी रोशनी सी निकलने लगी। दिल धक से रह गया, और फिर दिखा एक पुराना लोहे का घड़ा, जैसे किसी ने इसे छिपा कर रखा हो या फिर मेरे लिए ही छोड़ा हो। मैंने घड़ा खोलकर देखा। सिक्के थे, पुराने पीतल तांबे के, कुछ अजीब से निशान वाले, और एक डायरी। उसमें लिखा था, जो भी इस खजाने का मालिक बने वो याद रखे कि इसमें से कुछ हिस्सा किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दे। ये पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच में मुझे ये सब मिल रहा था या कोई परीक्षा थी? रात भर सो नहीं पाई। फिर सुबह एक फैसला लिया। मैं उस घड़े को लेकर पास के अनाथाश्रम गई। वहाँ जो बच्चों की आंखों में चमक देखी, उसने मेरी सारी उलझनें दूर कर दी। मैंने उन्हें आधे सिक्के दे दिए और उन्होंने जो कहा, आज भी याद है, आप फरिश्ता हो दीदी। बाकी पैसों से मैंने मम्मी के लिए सिलाई मशीन ली, पापा के लिए नया फ़ोन, और अपने लिए एक कैमरा, पुराना लेकिन प्यारा। अब मैं हर छोटी बड़ी चीज़ को कैमरे में कैद करती हूँ। शायद अगला राज वहीं छुपा हो। दिल्ली लौटने से पहले नानी ने कहा, अब तू और भी समझदार लगती है बिटिया। बस में बैठी थी, पर हर चीज़ अब बदली बदली सी लग रही थी। हर दीवार, हर पेड़, जैसे कुछ कहना चाहता हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी खोज की बड़ी कहानी। कहानी बस मेरी नहीं है। किसी भी दिन, किसी भी मोड़ पर आपको भी कुछ ऐसा मिल सकता है। ज़रूरत बस एक नज़र की है, जो ध्यान से देखे, और एक दिल की, जो सही फैसला ले सके। अगर आपको कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं, साक्षी मल्होत्रा, अब चीज़ों को बस देखती नहीं, महसूस करती हूँ। और अगली बार फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नई खोज के साथ। तब तक अपने आसपास की चीज़ों पर नज़र रखना। कौन जाने अगली खोज आपकी हो। क्या कभी आपने किसी ऐसे मोड़ से वापस मुड़ने का फैसला लिया है जहाँ से पूरी ज़िंदगी बदल जाए? ये सवाल मैंने खुद से नहीं, किस्मत से पूछा था, और जवाब उसने वक्त आने पर दिया। पर तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। मेरी सोच, मेरा डर, और मेरा पूरा परिवार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नानी के गांव खजानपुरी की गर्मियों की छुट्टियां मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी लेकिन सबसे ज़रूरी याद बन जाएंगी। वहाँ एक खजाना मिला था मुझे, पुराना, मिट्टी में दबा, रहस्यों से भरा। लेकिन वो सिर्फ धातु और सिक्कों का नहीं था। वो था एक बीती सदी का सच, जो आज तक सांस ले रहा था। पर इस कहानी की शुरुआत खजाने से नहीं, उस बस से होती है जिसमें मैं दिल्ली लौट रही थी। गर्मी की दोपहर थी, बस अड्डे पर भीड़ थी, थके चेहरे, भागते पैर और धूल भरी हवाएं। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। पीठ पर बैग था, जिसमें कुछ कपड़े, नानी के दिए टिफ़िन का डिब्बा, और बहुत सारे अधूरे सवाल थे। बस में चढ़ते ही मैं सीधे खिड़की वाली सीट पर जा बैठी। वो सीट जो मुझे हमेशा बचपन से पसंद थी, जहाँ बाहर की दुनिया भागती रहती थी और मैं उसे चुपचाप देखती रहती थी। मैंने बैग साइड में रखा और टिफ़िन खोलकर देखा। गर्मा गर्म पराठे और नानी का बनाया आम का खट्टा मीठा अचार। मैंने मुस्कुराकर खुद से कहा,
दिल्ली पहुंचते पहुंचते ये ख़त्म हो जाना चाहिए। बस धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की से हवा अंदर आने लगी। धूप की हल्की किरणें चेहरे पर पड़ रही थीं और आंखों के सामने आ रहे थे गांव के आखिरी दिन की तस्वीरें। नानी का वो हाथ पकड़ना, उनका कहना, कुछ भी हो डरना मत बेटा, और फिर वो हल्की सी मुस्कान जो जैसे बहुत कुछ छुपा रही थी। मैं इन्हीं ख्यालों में थी कि अचानक बस झटके से रुकी। एक अजीब सी सनसनी पूरे शरीर में दौड़ गई। सड़क सुनसान थी। दाईं तरफ एक छोटा सा स्टॉप था जहां धूल के गुब्बार के बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो बस में चढ़ी, धीरे कांपते कदमों से। उसके सिर पर लंबा सा घूंघट था, चेहरे पर झुर्रियाँ और हाथ में लकड़ी की एक काली छड़ी। उसकी चाल में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वो थकी नहीं थी बल्कि वक्त से बाहर चल रही थी। वो सीधी मेरे पास आई। बेटिया, उसकी आवाज़ धीमी पर साफ थी। तू ही है ना जो कल सुबह काले पत्थर के पास मिली थी? मैं चौंक गई। कौन थी ये औरत? उसे कैसे पता कि मैं वहाँ थी? मैंने पूछा। आपको कैसे पता? वो बस मुस्कुराई, एक धीमी रहस्यमयी मुस्कान, जैसे उसे सब पता हो। जैसे तू खजाना खोज लेती है वैसे ही तू सच्चाई भी खोज लेगी। फिर उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। पर एक बात याद रखना, हर खजाना सोने का नहीं होता, कुछ बोझ बन जाते हैं। उस एक वाक्य ने मुझे हिला दिया। मैं उसकी आंखों में देख रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी नहीं, मेरे भीतर छुपी साक्षी से बात कर रही हो। और तभी दिल ने कहा, रुक जा। बस चल पड़ी थी, पर मेरी दुनिया जैसे थम गई थी। मैं खड़ी हुई और बिना कुछ कहे बस से उतर गई। नानी का गांव लौटने का कोई प्लान नहीं था, पर मेरे पाँव खुद ब खुद उसी रास्ते पर चलने लगे, जैसे कोई अदृश्य धागा मुझे खींच रहा हो। हर मोड़, हर कच्ची पगडंडी जैसे मुझे पुकार रही थी। गांव की सरहद पर पहुंचते ही वो जानी पहचानी सी हवा, वो पीपल का पेड़ जिसकी छाया में बचपन बीता था, सब कुछ वैसा ही था, पर आज कुछ अलग महसूस हो रहा था, भारी, रहस्यमय। मैं जब आंगन में पहुंची तो नानी तुलसी में पानी दे रही थी। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। तू वापस? उन्होंने पूछा। आवाज़ में डर भी था और दबी दबी उम्मीद भी। मैंने नज़रें झुकाईं, बस इतना ही कहा, कुछ अधूरा छूट गया है नानी। उनकी आंखों में कुछ तड़क गया। कुछ पल खामोशी रही। फिर उन्होंने बिना कुछ कहे अपने कमरे की पुरानी संदूक से एक डिब्बा निकाला। डिब्बा हल्का सा कांप रहा था उनके हाथों में, जैसे उसमें वक्त बंद हो। उन्होंने धीरे से मेरे हाथ में रखा। लो, अब ये तेरी है। डिब्बा खोला। काले रंग की चूड़ियाँ थीं, मटमैली, धूल से ढकी हुई, पर उनके स्पर्श में एक अजीब सी गर्मी थी। मैंने देखा, नानी की आंखें डबडबाई हुई थीं। ये चूड़ियाँ मेरी माँ की थीं और उनकी माँ की। इस गांव की हर औरत की एक कहानी है, साक्षी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इन चूड़ियों के साथ चलती है। मैंने हौले से पूछा, कहानी? नानी ने एक लंबी सांस ली, फिर उनका स्वर धीमा हो गया, जैसे वक़्त की परतों से कोई भूला हुआ जख्म उभर आया हो। खजानपुरी कभी सिर्फ खजानों के लिए नहीं जाना जाता था। उन्होंने कहना शुरू किया, यहाँ हर साल एक लड़की की बलि दी जाती थी। मैं सिहर गई। राजा कहता था, गांव को अकाल से बचाने के लिए ज़रूरी है, पर सच्चाई कुछ और थी। वो बलि नहीं, जिंदा गाड़ने की सज़ा थी। उन औरतों को गुप्त तहखानों में अंधेरे में जिंदा दफन कर दिया जाता था। उनकी चीखें दीवारों में समा जाती थीं और रूहें इस मिट्टी में। मेरी सांसें तेज हो गईं। नानी ने मेरी आंखों में देखा। तेरे परदादा उस समय गांव के सिपाही थे। एक रात उन्होंने एक लड़की को बचा लिया, उसे गांव से बाहर भेज दिया, पर उसी रात उनकी बहन गायब हो गई। और तब से हर दूसरी पीढ़ी में इस घर की एक लड़की कुछ ना कुछ खोती है, कभी सपने, कभी रिश्ते और कभी खुद को। मैं कुछ बोल नहीं पाई। नानी ने मेरी हथेलियां थामी। अब तेरी बारी है साक्षी। वो जो अधूरा छूट गया है वो तुझसे जवाब मांगने आएगा। मैंने उन चूड़ियों को देखा। अब वो चमकने लगी थीं, हल्की नीली रोशनी में, मानो उनमें कोई सांस ले रहा हो। मैंने तय कर लिया था, अब पीछे नहीं हटूंगी। जो सदियों से दफन था, अब उसे उजागर करना था। वो तहखाने, वो औरतें और वो सच्चाई जिसने पीढ़ियों की रूहें बांध रखी थीं। मंदिर के पीछे एक पुराना तहखाना था। लोग कहते थे, वहाँ सांप हैं, वहाँ भूत हैं, जो गया लौट कर नहीं आया।
पर मेरा डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। मैंने टॉर्च ली, दुपट्टा बांधा और चल पड़ी अकेली। जैसे ही मैंने उस लोहे के दरवाजे को धक्का दिया, वो धीरे धीरे चर्र चर्र करता खुला। अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि सदियों की सड़ांत और एक अजीब सी सिहरन हवा में तैर रही थी। दीवारों पर जाले, जमीन पर टूटे हुए दीपक और बीच में वो नाम, कमला, रूपा, ललिता, उंगली या नाखून से उकेरे गए, जैसे आखिरी चीख की तरह। हर नाम के पास एक खरोंच, जैसे किसी ने मैं जिंदा हूँ ये साबित करने की कोशिश की हो। तभी एक ठंडी हवा चली और किसी की धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी, हमें बाहर निकालो। मैं पलटी, पीछे कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था, पर मैं आगे बढ़ी। एक दीवार पर एक हल्की सी दरार थी। मैंने हाथ लगाया और वो दरार खुल गई। एक छोटी सी खाली जगह मिली, जिसमें एक चमड़े से बंधी हुई डायरी रखी थी। डायरी पुरानी थी, कुछ पन्ने गीले, कुछ धुंधले, पर जो लिखा था वो चीख बनकर मेरी रूह में उतर गया। हमने कुछ नहीं चाहा, सिर्फ जीना। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो हमारी कहानी दुनिया को बताना। हम मरना नहीं चाहती थी, हम सिर्फ इंसान बनकर जीना चाहती थी। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई, उस तहखाने में, उन बेनाम औरतों के साथ जिनकी कहानियाँ आज भी जिंदा थीं। अगले दिन मैंने वो डायरी गांव के लोगों को पढ़कर सुनाई। पहले तो सब चौंके, फिर कोई बोला, हम तो बस डरते आए हैं, पर अब चुप रहना पाप होगा। हम सब ने मिलकर मंदिर के पास एक स्मृति स्थल बनवाया, वहीं जहाँ तहखाना था। अब हर साल गांव की लड़कियां वहां दीप जलाती हैं, उन औरतों की याद में जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला, पर जिनकी कहानियां अब कभी नहीं दफन होंगी। मैं साक्षी मल्होत्रा हूँ। मैं अब सिर्फ इतिहास की छात्रा नहीं, मैं इतिहास की साक्षी हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो बस एक बात याद रखिए, हर खोज खजाने तक नहीं जाती, कुछ खोजें हमारी आत्मा तक जाती है। शायद आपके आसपास भी कोई अधूरी कहानी हो, बस नज़र उठाइए और महसूस कीजिए। अगर कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ हो तो कमेंट करिए, अगर नहीं तो इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप भी किसी रहस्य की तलाश में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं फिर आऊँगी एक और कहानी लेकर, एक और सच्चाई लेकर आपके पास। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और ये भी बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका एक सुझाव किसी की जिंदगी बदल सकता है। जुड़े रहिए, क्योंकि ये चैनल आपसे जुड़ा है।